हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, लॉ में इंटरेस्टेड दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर एक प्रैक्टिकल लेक्चर है और एक ऐसी चीज़ के बारे में है, जो एक ऐसी आदत के बारे में जो अगर आप अपने अंदर नहीं डेवलप करते तो आप अपने आप को अच्छा वकील नहीं कंसिडर कर सकते। मेरे नज़दीक तो माठे वकील होंगे, और वो है कि अपने आप को अप टू डेट रखना लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ। और अप टू डेट रखने का तरीका क्या है? मंथली शुमारे जो आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्ली SCMR है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तमाम दोस्तों को बाइंड करती हैं। SCMR का शुमारा अगर आप बीच में चेक कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा शायद ज़रूरी है। और PLD भी आते हैं, और भी आते हैं। PLD पब्लिकेशंस का शुमारा है। तो एक तो ये बात करनी थी आपके साथ, आज बैठ के मैं किस तरीके से अपने आप को अपडेट करता हूँ। एक इस नौयत की आदत है कि आज मेरे वालिद साहब भी कर रहे थे, 50 साल के बाद भी, वकालत के बाद वो अभी भी अपना रजिस्टर अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, और तमाम जजमेंट्स लिखते हैं कि जी अच्छा इसमें ये हुआ था। और थोड़ा बहुत मेरे से आज डिस्कस भी किया काफ़ी अरसे के बाद। पास से मैं गुजर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी आई है, जिसके अंदर क्या हाई कोर्ट के खिलाफ पिटिशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसका उन्होंने कानून दोबारा से रिवर्स कर दिया, और ये नुकता रद्द किया कि जी हाई कोर्ट, और ये नुकता दोबारा से री इस्टेब्लिश कर दिया कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट रिट पिटिशन हो ही नहीं सकती। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस के अंदर थोड़ा सा गुंजाइश रख चुके होते। लेकिन बात ये है कि इन चीज़ों को अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो और सिर्फ जो किताबों में पढ़ा हुआ है, और अपने आप लेटेस्ट केसेस पढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि उसी नौयत का काम आपको अमूमन मिल भी जाता है। सो अपने आप को अपडेट रखना, आप अच्छे लेवल के वकील इसी तरीके से बन सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज, और मैं कोशिश करूंगा ये रेगुलरली ही करूं। अगला CLC का जो लेटेस्ट शुमारा है, बल्कि जनवरी का शुमारा, उसके बाद करेंगे। आज का मकसद आज के लेक्चर का और गुफ्तगू का ये है कि SCMR का जो जनवरी का शुमारा है 2021 का, वो आप अगर पॉज करके आपके पास अवेलेबल है वो हासिल कर लीजिए। नहीं तो हम इसके साथ लेक्चर के साथ ही ऑनलाइन भी जाके इसको करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, मुझे बंद कर लेने दीजिए जरा, ताकि थोड़ी सी मेमोरी भी बढ़ जाए। ये शुमारा पकड़ लीजिए। हम पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर ऑनलाइन भी देखेंगे, और उसको पढ़ने की जजमेंट कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से अपडेट करते हैं अपना। मैं अपना ऑनलाइन जो है रजिस्टर, उसको अपडेट करूँगा। दूसरा रजिस्टर मैनुअल वाला तो दफ्तर के अंदर पड़ा हुआ है। और अगर आपको नहीं पता रजिस्टर क्या होता है और उसको कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए मेरा एक ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है मेरे। अगर आप जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देखें, तो वहाँ पे, और एक तो और भी आपको दिखा देता हूँ, कई, इधर आ जाइए। कयूम्स.com के ऊपर लेक्चर्स के नाम से, kayums.com/lectures.html के नाम से एक पेज है। उसके अंदर मैंने तमाम, जहाँ पे वीडियोस वगैरह मौजूद है, वहाँ पे जाके अगर आप फाइंड करें तो नीचे उसमें देखिए तो रजिस्टर मेंटेनिंग मैनुअल एंड ऑनलाइन रजिस्टर के नाम से एक ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप जाके वहाँ पे देखें मेंटेनिंग मैनुअल एंड ऑनलाइन रजिस्टर, तो वो वहाँ पे आपको सिखा भी देगा। ये तो हो गई जी साइट की बात। अब आज आके बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं कि जो लेटेस्ट शुमारा है SCMR का। अमूमन मैं हमेशा किताब से पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके जजमेंट्स नहीं पढ़ता, मगर चूंकि आपको उसको आपके साथ आज डिस्कस करना है, इसके लिए आज ये जजमेंट्स हम पढ़ेंगे पाकिस्तान लॉ साइट से। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये लॉगिन कर लें। लेटेस्ट शुमारे किस तरीके से देखे जाते हैं वो भी आपके सामने अभी देखते हैं। लॉगिन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खैर, में डाउनलोड पे चीज़ नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, डाउनलोड होता है। एक्चुअली इस वक्त मैं थोड़ा सा दूर हूँ अपने इंटरनेट से, इसीलिए शायद वक्त लग रहा है। आई बिलीव अगर उठ के हम यहाँ पे जाके वाईफाई के पास हो जाए तो शायद बेहतर हो। और ये जो दोबारा ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। पाकिस्तान लॉ साइट, और यहाँ पे जाके दोबारा जी खुल गया, आए क्रैश कर गया।
लॉग इन हो गए। अब इसको करने का लेटेस्ट शुमारे चेक करने के लिए फरवरी तक तो यहाँ पे आए हुए हैं, हेड नोट्स ऑफ केस ऑफ कंप्लीट जजमेंट सारे। अच्छा तरीका ये है, ये ट्राई करके देख लेते हैं 2000, यहाँ पे जाके SCMR लिखिए, 2021 लिखिए। तो ये 2021 के जो शुमारे वगैरह हैं, सारी जजमेंट्स तो नहीं हम आज पढ़ेंगे। 2021 के अंदर लास्ट जजमेंट फॉर एग्जांपल जनवरी के शुमारे के अंदर 200 सफ़े थे इसके अंदर। तो लेट्स टेक अ लुक एट इसके अंदर केस के अंदर जो शुरू के अथॉरिटीज़ हैं कि क्या उनके अंदर है और किस तरीके से इनको पढ़ा जा सकता है। पहली अथॉरिटी से शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस हबीबुल्ला। फौजदारी अमूमन मैं चूँकि इसमें काम नहीं करता, सिर्फ मेरा इसका हेड नोट ही पढ़ लेता हूँ। रीड अगर दबाएं तो ये आ गया, हेड नोट आ गया कि जिना का ये केस था। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के और प्रेजेंट रूल्स के तहत कॉन्विक्ट ने एंटी टेररिज्म एक्ट और ऑफेंस ऑफ जिना के तहत हुआ था, और रिमेशन का ग्रांट ऑफ उसके बारे में सवाल था। एंटी टेररिज्म एक्ट ने रिमेशन वगैरह रोक के रखी हुई थी सारी की सारी। जिना के इन्फो कानून के तहत प्रोवाइड किया हुआ है कि रिमेशन दी एट प्रोवाइडेड नो सच बार ऑन रिमेशन के रिमेशन दी जा सकती थी जिना के मामला में। सजा एंटी टेररिज्म के तहत हुई है। हाउएवर remission granted under 45 would not be extended to convicts serving a sentence under section 10 of offense of enforcement of hudud Ordinance 1979. Insofar as remissions were permissible under KPK prison rules, the convict was entitled to be granted the same, but after serving sentence of anti-terrorism की जब सज़ा ख़त्म होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उसके बाद उसको रिमिशंस ग्रांट हो सकती हैं सारी की सारी। तो 2021 SCMR फौजदारी चूँकि नहीं करता, इसके अंदर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन चलें इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपना रजिस्टर भी साथ साथ अपडेट करता जाता हूँ। अगर पढ़ा है तो लिखते जाते हैं। नीचे आइए, ये रजिस्टर है, मैंने गूगल शीट्स के अंदर बनाया हुआ है, और ये आपके सामने ही है। ये जो मेरा पुराना रजिस्टर है, बेशुमार अथॉरिटीज़ अपॉन अथॉरिटीज़ इसमें डाली हुई हैं, और नीचे तक जाके इसमें आज पढ़ ही रहे हैं तो चलें फौजदारी की भी जजमेंट साथ लिखते जाते हैं। अदरवाइज शायद किसी को ज़रूरत पड़ जाए या खुद आप कि अगर मैं क्रिमिनल केसेस वगैरह की तरफ रुझान होता है, जो आजकल मेरा मूड बन रहा है करने का, माइट एज वेल डू दैट, बिकॉज बेशुमार जब से ये ओहदा शुरू किया है, बेशुमार दोस्त वगैरह इस नौयत के मुकदमे कि जी हमारा ज़ाती हमारा फैमिली का वकील साहबान इस तरह अप्रोच करते हैं। सो वाई नॉट, आई वाज थिंकिंग उसकी इसकी तरफ भी जब सेक्रेटरी था उस टाइम के ऊपर मैंने डेफिनेटली ये रखा हुआ था कि उस सारे साल के अंदर बेलें शेलें नहीं करवाएं, क्योंकि वो मैं अगर काम करता ही नहीं ओहदे का गलत यूज़ करना। मगर यहाँ पे एक ओहदा, और आई डोंट थिंक मेंबर बार काउंसिल को इतनी इंपॉर्टेंस इवन अदरवाइज देता है। सो उस लिहाज से कि और कि अब्यूज़ करने का इतना पोटेंशियल होता है इसके अंदर। सो आई माइट इवन स्टार्ट डूइंग दैट, बट ये अलहदा किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में। अभी जजमेंट ये अच्छा, ये देखिए किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ रजिस्टर। क्रिमिनल लॉ से आगे जाके अब ये देखिए यहाँ पे क्रिमिनल लॉ लिखा है, उसके आगे मैं लिख रहा हूँ रिमेशन इन टेररिज्म केसेस coupled with other offenses such as zina would start after the terrorism punishment has been undergone। देखिए ये लिखने का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी रजिस्टर मेंटेन करने का ये होता है कि ये आपकी चेक करती है कि आपको केस समझ आया भी है कि नहीं, केस किस बारे में। खैर मैंने तो भी निरा इसमें हेड नोट पढ़ा है। अगर आपकी एरिया ऑफ फील्ड या एक्सपर्टीज़ है दूसरे एरियाज में, आप हेड नोट पढ़ें, और अगर आपका मूड बनता है तो आप वो जाके खुद जजमेंट भी पढ़ डालिए, बिकॉज हर जजमेंट एक तरीके से एक अफसाना है। यू शुड फाइंड इट फैसिनेटिंग इंपॉर्टेंट। बट अगर आपका नहीं मूड बनता तो ये ठीक है, अभी के लिए यही लिख लेते हैं 2020 SCMR पेज 1। ये आ गई यहाँ पे जजमेंट। अब आगे चलें, फिर वापस चलते हैं पाकिस्तान लॉ साइट पे, या किताब के अंदर अगर मैं पढ़ रहा होता। पीछे जाइए पाकिस्तान लॉ साइट के यहाँ पे जहाँ पे जजमेंट थी, सेकंड जजमेंट जो है जनवरी के शुमारे में, ये फिर वंस अगेन फौजदारी ही लगती है।
नॉर्मली तो आई वुड बी स्किपिंग मोस्ट ऑफ दीज, बट आपके साथ चूंकि बैठा हूँ, शायद आपको फौजदारी में इंटरेस्ट भी हो, तो इसलिए आपके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये है कत्ल का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल, अबेटमेंट वगैरह, राइटिंग आर्म्ड डेडली वेपन्स, अनलॉफुल असेंबली, प्री अरेस्ट या एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, उसकी रिफ्यूज़ल के बारे में है। अकरेंस ऐसी हुई ब्रॉड डे लाइट के अंदर पार्टीज एक दूसरे को जानते थे। स्पेसिफिक एलिगेशन एफआईआर के अंदर फायर आर्म इंजरी का वहाँ पे किया गया to one of the injured prosecution witnesses during occurrence 3 persons को firearm injuries हुई और जिसमें एक बंदा फौत भी हुआ injured. The prosecution witness had specifically ascribed a role causing firearm injury to the accused. Therefore finding of investigation, आईओ ने अगर ये कह भी दिया कि वो तो हवाई फायरिंग कर रहा था, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये एविडेंस के स्टेज पे होगा, प्राइमा फेशी सफिशिएंट इनफ मटेरियल अवेलेबल है कि कनेक्ट द अक्यूज टू द ऑफेंस अलेज, जिसके लिए कैपिटल मौत की भी सजा है। इसलिए अक्यूज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ ऑफ एंटिसिपेटरी या प्री अरेस्ट बेल नहीं ग्रांट की जाएगी, इसलिए लीव कर दी गई। सो केस का से ये अखज़ किया गया, वंस अगेन लिखते हैं क्रिमिनल लॉ प्री अरेस्ट बेल arrest slash anticipatory bail not allowed where accused nominated in, और ये एक टेररिज्म का मामला था, नहीं कत्ल सीधे साधे कत्ल का ही था। accused nominated in FIR by witness and connected with causing injury in statement of accused, even if IO says the person was not responsible for injuries. Bail not granted. ठीक है, 20 ऊपर वाला भी गलत लिखा, 2021 है, होना चाहिए था 2021 SCMR, आई थिंक पेज 7 था, पेज 5। ठीक है, ये आ गए। अब आगे चलते हैं जी अगली जजमेंट के ऊपर। आपने अगर शुमारा साथ निकाला हुआ साथ पढ़ते जाइए। पेज 7 है जजमेंट मुशीर आलम साहब की, ये लगता है समीना रिफत वर्सेस रुहेल असगर। रुहेल असगर साहब, हाँ, जजमेंट के इसके फैक्ट्स वगैरह भी देखेंगे कि अग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वंडर ये रुहेल असगर साहब जो हैं पॉलिटिशियन, उनके बारे में है, उनका केस है समीना रिफत के साथ, मेरे ख्याल में शायद है, शायद मैंने ये केस सुना हुआ है। टीपीए का मामला है, स्पेसिफिक अग्रीमेंट टू सेल रिमूवेबल प्रॉपर्टी, बैलेंस अमाउंट अगर आप नहीं अदा करेंगे और अर्नेस्ट मनी की फोरफीचर के, हाँ ये बहुत सेंट्रल जजमेंट है, मैंने पहले भी पढ़ी हुई है। The Wendy could not import or press conditions extraneous between the parties. अगर मुआहदे से बाहर कुछ टर्म्स है उनके जी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पैसे अगर टाइम के ऊपर अदा करने थे तो टाइम के ऊपर अदा करने थे। willingness to perform one's contract, अपनी प्रॉपर्टी implied in the capacity to pay requisite sale consideration, रीजनेबल टाइम के अंदर जो पैसे अदा करने थे वो रीजनेबल टाइम में करने थे। इन सेकंड प्लेस इवन इफ द कैपेसिटी के अगर आप अदा करने के लिए तैयार थे, क्वेश्चन फिर भी ये था कि उसकी इंटेंशन टू परचेस प्रॉपर्टी थी कि नहीं। इन प्रेजेंट केस वेंडी हैड failed to offer share consideration within agreed period. Secondly, he did not tender the said amount despite the order of the trial court, and even after the suit of specific performance was dismissed, he made no effort to कि अगर जब दावा हो गया उसने पैसे जमा करवाने। Such circumstances not entitled to return of earnest money. Earnest money जब्त हो जाएगी out of sheer benevolence. Defendant appellants agreed to refund के हम आधे वापस कर देंगे। अमूमन तो ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट किया तो आप दुगने पैसे हमें अदा करेंगे, या अगर कोई गलत चीज़ वगैरह आई है। मगर यहाँ पे तो मामला ये है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ अर्नेस्ट मनी जब्त हो सकती है अगर ह्यूमैन कंसिडरेशन के ऊपर 50% उन्होंने दूसरी पार्टी ने ऑफर बैक भी किया कि इस ग्रेस के ऊपर के कोर्ट ने ये कहा कि चलें 50% दे रहे हैं तो उनको दे दी जाए। सवाल यहाँ पे ये आएगा कि अगर वो दूसरी पार्टी ना ऑफर करे, आई थिंक शीर आलम साहब का लिखा हुआ है,
दूसरा टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आई मीन दिस इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे ये दोनों जो हेड नोट्स हैं और जजमेंट भी अभी डिटेल में देखते हैं। जनरली इन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइम वाज नॉट कंसिडर्ड एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर वहाँ पे एट द टाइम ऑफ डील अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि टाइम टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस अगर डाली गई हैं तो वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। जजमेंट की तरफ चलते हैं। अब दो चार चीजें इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। ये बेंच था 3 जजेस का। गौर से इसको पढ़ा करें या देखा करें, जजेस के नाम भी पढ़ा करें, बिकॉज मैंने ये देखा है अगर मुझे साइटेशन ऊपर 2021 ICMR याद नहीं भी है, कम से कम ये याद रहता है कि जी मुशीर आलम साहब की थी, मियाँ मजर मियाँ खेल साहब की है, या अफरीदी साहब की, अच्छा रोहेल असगर का केस था, ये चीज़ें वगैरह अगर आप इस तरीके से देखेंगे। दूसरा हेड नोट के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी किताब भी आपने खोली हुई, हेड नोट के नीचे यहाँ पे जो जजमेंट साइट की गई हैं, रेफर की गई हैं, वो भी लिखी हुई हैं। यानी इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर आपको और भी जजमेंट्स जो आपको मदद का, अगर ये बिल्कुल आपके मुकदमे पे मुकम्मल तौर पे नहीं बैठती तो आप इससे ये वाली जो जजमेंट्स हैं वो अगली आइंदा जाके वो चेक करें। आगे जाके ऐन मुमकिन है कि वो आपको यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं। सेक्शन 54 TPA के तहत वंस अगेन वकील कौन से पेश हुए थे, रियासत अली गोंदल साहब। इन्होंने यहाँ पे टीपीए के अंदर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जजमेंट है 2010 SCMR 334। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ सिविल लॉ, ये लिख लिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टाइम व्हेन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू डिटरमिन, ठीक है, ये लिख लिया। और ये जजमेंट है 2021 SCMR पेज 7। और साथ ही उन्होंने जज साहब ने जिस जजमेंट के ऊपर रेफर किया आप अपने लिए लिख लीजिए, 2010 SCMR 334, 2010 SCMR 334, 35 गलत लिखा है, 34 है, ठीक है। आगे आ जाइए फिर से सिविल लॉ के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर दूसरा उन्होंने ये कहा है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, no willingness of plaintiff to pay balance amount, bayana could be forfeited since respondent offered to refund 50%, court allowed the same. Once again, those are is जजमेंट साइटेशन तो यही है, नहीं क्या हो गया, इसको ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, सारे का सारा दूसरी वाली जजमेंट तो वो नहीं है, वो पहली मेन जजमेंट इस तरह ही होगी। उसकी साइटेशन है जी 2019 SCMR 101, सही है। इस तरह ऐड करते जाए। इस नौयत के मुकदमे में शायद ये मैंने पहले जजमेंट ऑलरेडी लिखी भी हुई है क्योंकि मैंने पहले पढ़ी हुई है, बट दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ। अब इसकी तरफ जजमेंट की तरफ आ जाए। अच्छे बंदे जो अच्छे वकील जो होते हैं वो मेरे हेड नोट्स के ऊपर नहीं रहते, कई दफ़ा हेड नोट्स आपके अगेंस्ट भी होते हैं, बट जल्दी में अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला अगर आप सिविल के मेरे तरह के वकील हैं तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए, इसको गौर से पढ़ना चाहिए। के जी, और ये हुआ इस्लामाबाद में, वो लाहौर वाले मेरे रोहेल असगर सब लाहौर में होते हैं, पता नहीं खुदा जाने किसका क्या फ़र्क पड़ता है। बट बात ये है कि जी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जमा करवाया सिविल जज के पास, डिफेंडेंट से, और जिसको दूसरी पार्टी जो थी डिफेंडेंट नंबर 2 एंड 3, उन्होंने कंटेस्ट किया, प्लीड किया जी पर्दा नशीन लेडी है, उसके भाई ने अनड्यू एडवांटेज किया और उसके बिहाफ के ऊपर मुआयदा कर लिया, प्लीडेड के प्लेंटिफ ने पैसे बैलेंस अमाउंट नहीं की अदा किए। एक सेकेंड, स्पेसिफिकली प्लेंटिफ ने पैसे बैलेंस नहीं दिया विद इन द
was pleaded through notice, इतना notice deal was cancelled और earnest amount उन्होंने जब्त कर लिया. ये प्रॉपर्टी यानी बेच रहे थे इसके साथ. खरीदने वाला प्लेंटिफ था, उसने ये फिर किस तरीके से रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे जमा करवाया और प्लीड किया जा रहा था कैंसिल करने का. खैर आगे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट्स समवॉट कंफ्यूजिंग लगते हैं. ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन हुई, स्टे सीख किया, डिसाइडिंग द मेरिट के ऊपर उन्होंने कहा कि अच्छा सही है. कोर्ट ने ऑर्डर ये किया स्टे देने के लिए कि जी 1,50,00,000 रुपए जमा करवाएंगे एक महीने के अंदर तो स्टे आपको दे दिया जाएगा, अदरवाइज जो स्टे आपको दिया गया है वो होगा कैंसिल हो जाएगा. सूट मेरिट्स के ऊपर चला. खालिद महमूद ने स्पेशल अटर्नी, रोहेल असगर वगैरह पेश हुए, जरा हुई, माना कि पर्दा नशीन लेडी. देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जरा के लिए भी नुक्ते बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस आपने पुट करने हैं और क्या साबित करना है ऐसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर पर्दा नशीन वाला है. उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट साइन, कि उसकी प्रेजेंस के अंदर पर्दा नशीन लोग, अगर वो कहता कि जी मेरे सामने हुआ तो फिर पर्दा नहीं, क्या पता था कि जी पर्दा नशीन वाली लेडी कौन थी, कैसी थी. नरेटेड विद डिटेल हाउ अर्नेस्ट मनी पे ऑर्डर के जरिए एप्लेंट को दी गई. हाउएवर दे कुड नॉट फर्निश एनी डिटेल ऑफ के 20 लाख रुपए जो विटनेस के लिए जिसने डिनाई किए हुए हैं कि सेल एग्रीमेंट वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफेंडेंट नंबर इन कॉन्सेप्ट विद उनके भाई के साथ, और वैल्यू भी इसके अंदर कोर्ट ये कंसिडर करी थी मच बिलो द मार्केट प्राइस, नो एडवांस और पेड टू देयर ब्रदर. क्रॉस एग्जामिनेशन उसने कहा प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 4 से 5 करोड़ है और डिक्लाइन टू पर के करंट मार्केट पे वैल्यू के ऊपर नहीं ख़रीदना चाहते थे. ये सारे की सारी चीज़ें मुख्तलिफ. उसने कहा कि हम सिस्टर्स बेचना चाह रहे हैं, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के ऊपर बेचना चाहते हैं. एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हुआ. ही शुड हैव शोन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर की जी उसने कंप्लायंस नहीं की. 1,50,00,000 जो बैलेंस अमाउंट देना था उसने नहीं अदा किया. पता नहीं उसने 1,50,00,000 है, डील कितने में हुई. क्यों यहाँ पे जजमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा हुआ. बैलेंस कंसिडरेशन 1,50,00,000 की लाख की जिक्र हो रहा है. बी एजेट में वो होता तो शायद डिटेल्स में पता चल जाता. आगे जाके उन्होंने ये कहा, सिविल कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे फॉर्म नंबर सपोज टू एनओसी सीडीए वगैरह की जी सीडीए की वजह से डिले हुआ इसलिए हमने पैसे नहीं दिए. कई बंदे कहते हैं जी कागज टाइटल क्लियर करवाना था, ये करना था, वो करना था. यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि एक सीडीए से क्लियर एनओसी की ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट के अंदर टू सेल के अंदर नहीं लिखी हुई तो उनको इस्तेमाल करके एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता पैसे अदा करने के लिए. ये वाला नुक्ते पे वैसे नहीं लिखा हुआ, ये भी अच्छा नुक्ता है, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ. सिविल लॉ performance suit, terms of agreement did not require NOC to be obtained. Failure by seller to get such NOC could not justify the purchaser from not paying balance amount. ये देखिए ना जी, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक आपको नुक्ता कानूनी खुद भी मिल गया जो कि आपको हेड नोट्स में नहीं मिलता था. एक तरीके से मिनी हेड नोट आपने खुद भी कर लिया. और ये चीज़ें होती हैं जब आप डिटेल से जजमेंट को जाके पढ़ते हैं. तो ये वाला चल रहा है, आगे आप जाके पढ़िए. इसके ऊपर आगे कंकरेंटली बोथ कोर्ट्स ने होल्ड किया कि प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वही वाज एट फॉल्ट कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया. डिफेंडेड इम्प्यून्ड पैराग्राफ नोटेड. ये बहस हुई, हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, एंटायर कंट्रोवर्सी रिवॉल्व्स अराउंड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. ये है कि दैट ऑल लायबिलिटीज ड्यूज प्रॉपर्टी शैल बी क्लियर paid by the sellers. That purchaser has agreed to pay the remaining amount 1,50,00,000.
to seller within 2 months from the date of signing of the agreement. आगे साथ के if the seller withdraws from the deal not to transfer property any of the nominees, he shall pay back the entire sale consideration already, कि जो balance है earnest money वो वापस करेगा अगर वो back out करे. Seller withdraws from the deal not to transfer the property in favor of purchaser, then he shall pay back. ये दो दफा कोर्ट ने लिखा हुआ 3 और 4 में पता नहीं क्या, और any of his nominees उन्हीं clauses को typographical error है शायद ये लिखा हुआ है, बट आगे जाके purchase the property fails to pay remaining consideration, this she considered cancelled and receive and will be forfeited. अब दोनों किस्म के क्लॉज कुछ समवट स्टैंडर्ड है. यहाँ पे ये होल्ड किया गया है कि पार्ट ऑफ यहाँ पे क्लॉजेस में एनओसी का कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए नहीं उसकी वजह से डिले वगैरह का कोई मामला था, और ये कंडीशन है एक्सट्रेनियस टू द बार्गेन स्ट्रक बिटवीन द पार्टीज. आगे जाके फेलियर टू परफॉर्म इज पार्ट ऑब्लिगेशन बैक्स आउट ऑफ द डील देन फॉरफिटेड का लिखा हुआ है. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 51 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट or discharged वगैरह dependent on discharge or performance of reciprocal promise or obligations to be performed or discharged. Promisor need not perform his part of promise obligation unless the promisee is ready or willing to perform reciprocal promise. इसके अंदर out of the sale of immovable property vendee seeking specific performance has to demonstrate कि वो ready था पैसे अदा करने के लिए. व्हाट इज़ रेडी एंड विलिंगनेस, उन्होंने कहा है कि वो डिवीजन बेंच ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने कराची की होल्ड किया हुआ है. ये चौथे नंबर पे फुट नोट नीचे आया हुआ है. इट हेल्ड के फर्स्ट प्लेस, इसकी साइटेशन ऑलरेडी ऊपर से हमने उठाई हुई है कि in the first place willingness to perform in respect of purchase implies capacity to pay requisite amount, और दूसरी प्लेस के अंदर capacity to pay अगर है भी remains के वो intention to purchase the property उसकी है कि नहीं, रिकॉर्ड से उसको establish करना चाहिए, or was not willing even if he had the capacity to pay to have the sale deed completed. कि इसके अंदर कि उसको क्या लीगल नोटिस भेजना था, क्या उसका यहाँ पे नहीं किया, टाइम पे पैसे नहीं दी, ब्रेच किया उसने, कोई नो नोटिस नहीं किया, मेकिंग टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and is not justified under the facts of the circumstances. be as it may, उसने अमाउंट जो अदा किया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था और सूट डिसमिस होने के बाद भी पैसे जमा नहीं करवाए, not making the respondent not only conceded the consequences for not making payment, he declined the offer for purchase the property at current market value. In recent case, has approved forfeiture of 3.5% earnest amount when the bidder failed to make balance payment. In this the case के अंदर 5.26 टोटल सेल कंसिडरेशन का अमाउंट था. तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, कोर्ट ये कह रहा है कि 3.5% का तो ऑनेस्ट मनी हो सकता है, और इसकी साइटेशन क्या है, नंबर 6 पे लिखा हुआ है. ये फुटनोट्स वाला बड़ा मजाक है, मसला ख़राब है, क्योंकि फुटनोट्स जो लिख देते हैं वो किताब के अंदर यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे जज साहब ने क्या लिखा हुआ है सफ़ा 7 के ऊपर. इसके अंदर पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर फुटनोट अवेलेबल नहीं होता. यहाँ पे उन्होंने फुटनोट के लिए लिखा है कि इसकी साइटेशन है, यहाँ पे लिखा गया है रेसिप्रोकल ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट 5.26 के ऊपर recent case approve the forfeiture of 3.5% of earnest amount. टोटल सेल कंसिडरेशन का ये है, फुटनोट 6 लिखा हुआ है. सो फुटनोट 6 को जाके, हाँ जी, स्पेस टेल 2019 SCMR पेज 101, मैंने पहले लिखा है कि नहीं, 2019 SCMR 101 3.5% of amount allowed of full sale amount paid as allowed to be forfeited. Civil law.
अ, तो यानी कि अच्छा, ये मेरे मेरे लिए नया नुक्ता है कि ये देखा जाएगा कि बयाने की फोफेचर के अंदर कि वो कितना परसेंट है और वहाँ पे अलाउ किया गया, बिकॉज अमूमन चंद केसेस के अंदर अगर बयाना सिग्निफिकेंट अमाउंट है ऑलरेडी अगर अदा किया हुआ है, तो शुड इट बी अलाउड टू बी फोरफिटेड और नॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर सारे का सारा होगा कि 3.5%। अगर आपके क्लाइंट का सारा बयाना फोरफिट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मालियत है, तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई इस जजमेंट के तहत 3.5% से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस के अंदर आप जाके देखेंगे कि जब 3.5% में हुआ तो कोर्ट ने 50% पैसे दिलवाए हैं। सिविल लॉ अर्नेस्ट फॉर्मूला अर्नेस्ट मनी अराउंड 5%. Court allowed half of money to be refunded, rest forfeited. ठीक है। Specific performance of, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं, बट आई होप यू आर फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे लिए बहुत है मेरे जहन के अंदर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए करने की ये, मुझे मैंने बेशुमार मुकदमे स्पेसिफिक रिलीफ के परफॉर्मेंस के कर रहा हूँ, मुझे अब ये जहन में अब हिट कर रहा है कि यार फलां मुकदमे में मैं ये करूँगा तो शायद जीत सकूँ। ये यही चीज़ है, यही फ़ायदा होता है इनको पढ़ने का। अदरवाइज इवन अदरवाइज जजमेंट्स यूज़फुल है, मगर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप आगे जाकर अपने हर मुकदमे को उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है या आपको नुक्ते ऐसे मिल जाते हैं कि आप आगे जाके उसको इस्तेमाल करके यू कैन गो अहेड एंड विन केसेस। और यही खूबसूरती और यही अच्छी बात वो जजमेंट्स पढ़ने के अंदर है कि ये आपको और रास्ते दिखाती है। चलें, ये वाली जजमेंट इसको काफ़ी डिटेल में एग्जामिन कर लिया, आगे जल्दी से देखते हैं, क्योंकि अगली वाली फिर से फौजदारी की जस्टिस मंजूर मलिक साहब के जो लाहौर से हैं, राइट्स वेरी गुड जजमेंट। रीअप्रेजल ऑफ ऑटोप्सी ऑफ डेड बॉडी ऑफ डिसीज वाज 9 घंटे के बाद हुआ, नो एक्सप्लेनेशन मौजूद है। कंप्लेनेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर माना है कि दोनों दोस्त थे, आपस में एक दूसरे का घर विजिट करते थे। इंसिडेंट के ऊपर was helping deceased in official state duties. In such claim, complainant regarding friendship and it was not understandable why accused after some time went out of the house to search for the deceased on the return वापस करने के लिए। पता नहीं facts वगैरह exactly। Another eyewitness of the case claimed to be standing in the market bazaar के जब वहाँ से पास से गया है विटनेस के ने कोई रीज़न नहीं दिया कि वो मार्केट क्यों गया। प्रोसिक्यूशन विटनेस ने क्लेम किया कि को अक्यूज मर्डर का, खैर ये फैक्ट्स के ऊपर ही है ज़्यादातर। रिकवरी ऑफ पिस्टल एंड पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ फॉर एन एफएसएल ऑफ नॉट लीगल कॉन्सिक्वेंस बिकॉज पुलिस कांस्टेबल जो उसने रखी थी who transmitted the empty allegedly secured from the spot was not produced in prosecution. रिकवरी भी हुई, एमटी भी रिकवर हुई, लेकिन अगर आप उसको नहीं करेंगे, मोटिव had not been believed by the High Court, prosecution case against the was doubtful in nature, appeal was allowed and the accused was acquitted of the charge framed against him. मर्डर का मुकदमा था, कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं इसलिए कर दिया। इसके लिए साइटेशन चलें, इसकी भी लिख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ officer who recovered empties not uh, presented, motive also doubtful as parties were friends who visited uh, accused acquitted. Those are 21 SCMR, page 16।
लिख लेते हैं वगैरह। खैर आई डोंट नो, डिटेल में अगर जाएंगे तो शायद पे इसकी चीज़ डिटेल्स वगैरह ज़्यादा बेहतर पता करें। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर चेक करने वाली ये है कि नहीं, इसमें कोई जजमेंट सी नहीं साइट हुई मंजूर मलिक साहब की कि कहा था मोहम्मद अहमद हम नाम ने कंप्लेनेंट ने कहा कि इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू हिम द अपलेंट, अपील करने वाले ने उसके भाई मोहम्मद तैयब को गन फायर के साथ कर दिया दीपालपुर उकाड़े के अंदर। कंप्लेनेंट एक प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने की, एफ आई आर भी हुई, और फिर देर आफ्टर कंप्लेनेंट ऑफेंस अंडर 302 द कंप्लेन नहीं इसके अंदर ही सॉरी, प्राइवेट कंप्लेंट भी की 302 के, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं था। एप्लेंट ने जीशान अशानी खान को समन किया, ट्रायल वगैरह किया फेस करने के लिए। लर्नर ट्रायल कोर्ट जजमेंट के एक्विटेड जीशान को कर दिया, जबकि 364 कन्विक्टेड हिम ऑन 302 सेंटेंस हिम टू डेथ। अच्छा, और ही वॉज डायरेक्टेड टू कॉम्पनसेशन 1 लाख की अदा करे। क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट में की, मर्डर रेफरेंस भी ट्रायल कोर्ट का कॉन्फर्मेशन के लिए भेजा गया, अच्छा डेथ पेनल्टी कर दी थी। थ्रू द इम्प्यून जजमेंट कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपील, सेंटेंस ऑफ डेथ को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, और रेफरेंस में नेगेटिव कहा। 382B को CRPC दे के उसको फॉरवर्ड किया। फौजदारी में इतना नहीं पता 382B क्या है किस तरीके। देर आफ्टर फाइल्ड जेल पिटिशन, ये करके आफ्टर हेयरिंग द काउंसिल फॉर कॉन्विक्ट लर्नड काउंसिल कंप्लेनेंट किसको कहते हैं कनेक्टेड पिटिशन, और इससे परूजल अवेलेबल और रिकॉर्ड विद देयर असिस्टेंस सारा उन्होंने पढ़ा। पोस्टमार्टम लिखा हुआ कि 9 पता नहीं 8-9 घंटे के बाद ही होता होगा, इतनी ज़्यादा क्या इसके अंदर मुझे फाइन रन थिंग वगैरह लगता है वहाँ पे करके कि देना चाहिए था कि नहीं। डिले इन ऑटोप्सी भी ऐड कर लेता ग्राउंड में इसमें। आल्सो डिले इन ऑटोप्सी, सही है, ये हो गया। और ये सारे का सारा करते हुए क्यों गया, किस तरीके से उसको क्विट कर दिया गया। इट्स वेरी आई डोंट नो, इट्स अनफॉर्चुनेट। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह ये है कि हमारे कोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली अक्विटल की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव वगैरह हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बिकॉज देखने में ये बंदा तो मर्डर हुआ होता है, मगर अमूमन ज़्यादा केसेस के अंदर एविडेंस की वजह से वो बेनिफिट उधर दें ये करें, बट उसका क्या होगा जिसका मर्डर किसी ने तो किया। बी एज इट में जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा ना टच करें, आगे आ जाएं। ग़ुलाम मोहम्मद एजाज़ुल एहसन साहब की इंटरेस्टिंग जजमेंट्स होती हैं। ग़ुलाम मोहम्मद वर्सेस ज़ोहरा बीबी, 2021 SCMR पेज 19 नहीं खोल लेते हैं। इनहेरिटेंस का पर्दा नशीन एंड इलिटरेट वुमन, उसके बारे में है ये केस। 2 इश्यूज हैं, ऑर्डर 1 का भी है, इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मेरे केसेस में काफ़ी है। बेनिफिशरी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पर्दा नशीन लेडी एंड हैड टू प्रूव that it was executed with free consent and will of lady. She was aware of the meaning and scope of implications of the document she was executing. She was made to understand the implications of उसका वकील होना चाहिए, या अगर नहीं भी है, अगर इस तरह किया हुआ तो ये दिखाना पड़ेगा कि जी आपने सारी की सारी चीज़ें, यानी पर्दा नशीन लेडी को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी गई है कि शायद पर्दा नशीन लेडी के साथ आपको ट्रांजैक्शंस करनी ही नहीं चाहिए। और अगर ख़ास तौर पे ऊपर से इलिटरेट हो तो सोने का सब पे सुहागा होता है। सो इट बिकम्स, ये कहा जा सकता है कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि पर्दा नशीन, जी एज आई वाज सेइंग, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि जी ये साबित किया जा सके कि अगर पर्दा नशीन लेडी मुकर जाती है फिर ये साबित किया जा सके कि नहीं जी इसी ने की है। बिकॉज जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिविल लॉ में, सिविल लॉ लिखते हैं पर्दा नशीन लेडी beneficiary of transaction to prove that she had was informed and understood her
राइट्स, ये लिखा हुआ है ओनस ऑन बेनिफिशियरी। और ठीक है, और लेकिन इम्पोर्टेंट, पर्दा नशीन लेडी इलिटरेट भी है। सो यानी इससे आपसे ये पता चला कि अगर दूसरी पार्टी पर्दा नशीन कर रही है तो उसके अंदर साथ इलिटरेट का भी सवाल आपको, अगर जरा आप कर रहे हैं, चेक करना चाहिए। अगर लिटरेट है तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। इलिटरेट लेडी, जजमेंट, इसमें कोई साइट हुई है, चल जजमेंट की तरफ ही चलते हैं। और इसमें अगर आप देख लीजिए जाजुल एहसन साहब और मज़ार नकवी साहब का की जजमेंट है, लाहौर का मामला था, बेनिफिशरी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बेनिफिशरी पे अब देखिए इसके लिए कोई साइटेशन वगैरह यहाँ पे नहीं साइट हुई है दोनों जजमेंट्स के अंदर। आगे अगर आप देख लें, ऑर्डर फ्रॉडुलेंट म्यूटेशन मैनेज थ्रू इम्पर्सनेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन, रेवेन्यू ऑफ ऑफिसर्स को इम्प्लीड करना है कि नहीं। प्लीडिंग ऑफ इन every case was not a rule of thumb, it depended upon the peculiar facts and circumstances of case। इसमें उन्होंने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इम्प्लीड नहीं किया हुआ था, तो करना चाहिए था। केम टू द कंक्लूजन कि रेवेन्यू नीडेड टू बी इम्प्लीडेड टू अराइव एट अ जस्ट कंक्लूजन, अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स कुड बी गिवन द इम्प्लीड करने के लिए आपको मौका देना था उन्होंने। Revenue could also be summoned by either side if considered necessary, even as कोर्ट ने विटनेसेस भी, और आप पार्टी भी बना सकते हैं। ये भी सवाल होता है कि कोर्ट में विटनेसेस बनाना है कि पार्टी बनाना है। In present case, a refutable document was placed on record to establish fraud, and the facts and the circumstances के revenue officers were necessary नहीं थे। कोर्ट ये कहना चाह रही है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं भी थे तो रिमांड करने की या नीचे करने की नहीं ज़रूरत। अगर सफिशेंट डॉक्यूमेंट्री मटेरियल इसलिए है ओवरऑल एविडेंस के जी म्यूटेशंस को ख़त्म करना चाहिए। जो मनूवर जो की हुई हैं, इम्पर्सनेशन हुई हुई है, तो लीव टू अपील डिसमिस कर दी और लीव नहीं ग्रांट की नीचे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने का ही ऑर्डर मेरे ख्याल में उन्होंने ये और क्या जजमेंट्स देखिए यहाँ पे इधर सस्पेंड किया, इधर लिखा हुआ है पाकिस्तान रिफाइनरी नहीं फॉलो हुई। अब ये जजमेंट्स कौन सी हैं, जजमेंट लिखते हुए जज साहब ने नहीं लिखा, बस ये लिखा है अब 2020 SCMR के अंदर 2014 में इम्प्लीटमेंट का लिखा हुआ था, इम्प्लीटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड fraudulent म्यूटेशन सिविल केस। ये रेवेन्यू सिविल लॉ में भी रख सकते हैं, सिविल लॉ रेवेन्यू लॉ सिविल केस, दोनों लिख लेते हैं। 2021, अच्छा ये पिछला वाला क्या था, पर्दा नशीन, इसकी साइटेशन है जी 19, इसमें भी 19 लिख लीजिए। ये दोनों साइड का एस लग रहा है, SCMR 19। साथ जो दूसरी जजमेंट थी दूसरी पार्टी कर रही थी, उन्होंने भी देखें आपके लिए काम करके रखा हुआ है। हेड नोट्स में ऊपर नहीं है लेकिन ये है 2020 SCMR 214। CF लिख देते हैं कि उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर 2020 SCMR 194 214, सॉरी दिमाग नहीं चल रहा, 214 सही है। दूसरा वाला जो उसका नुक्ता था ऊपर वाला, बैरेट हॉडसन वाला, उसके अंदर पर्दा नशीन लेडी को उसके राइट्स बताने के बारे में होगा। एक यहाँ पे कोर्ट ने उसको उन जजमेंट्स को डिस्कस ही नहीं किया। थोड़ा सा शायद करना चाहिए था कि गॉन थ्रू द रिकॉर्ड ऑब्वियस इस पर्दा नशीन अलेज्ड फ्रॉड कि उसका प्रीडिसेसर इन माँ होगी मेहताब बीबी, उसके अंदर उसका हक था। उसका ये है कि इंडिपेंडेंट वकील की एडवाइस या मेल मेंबर होना लाजमी है। तो ये आपको क्या बताता है, मेल ये जरा के अंदर आपने या वैसे शब्द नीड टू शो लॉयर और मेल मेंबर ऑफ
family was available and advising. इम्पोर्टेंट नुक्ता है once again. पर्दा नशीन की अगर आगे आएगी. अब सिकंदर हयात के केस में ये कहा है कि सिकंदर हयात का केस कौन सा है. सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर सिकंदर हयात का केस था दूसरा वाला 2019 में. पाकिस्तान रिफाइनरी को कैसे एड्रेस किया वो ज़रा देख लिया जाए. शायद ही सेटल उसी का बेनिफिशरी का करना होगा पाकिस्तान रिफाइनरी का. वो भी ऐड कर देता हूँ. हाँ, जस्ट इन केस बाद में चेक कर लेंगे. 2019 ऐसी मार्च 17-26. आई होप आप भी अपने अपने उसके अंदर मैन्युअली आप भी अपने साथ साथ ये लिखी जा रहे हैं. आई होप अभी ये अभी के लिए रात का 1:30 बजा जाता है. चलें एक पर्दा नशीन के ऊपर एक और जजमेंट है वो भी देख लेते हैं. नहीं तो 19 है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और यहाँ पे नहीं किया गया. आगे जाके अगला भी एक फौजदारी का मुकदमा है. कत्ल के मुकदमे काफ़ी आते हैं मंजूर मलिक साहब के सामने ये. और यहाँ पर भी एक्विट किया गया शाहिद गुल एंड पार्टनर्स. खैर अभी के लिए इतनी जजमेंट्स ही काफ़ी हैं. आज हमने आप मिलके 1 2 3 और 4 जजमेंट्स अभी तक पढ़ी हैं. बाकी डिटेल्स के बारे में आई थिंक वी विल गो अहेड एंड इसका सेकंड पार्ट करूँगा. आई होप यू एंजॉयड ये जनवरी एसीएमआर का पढ़ने का. दिस इज़ पार्ट 1. आइंदा और पार्ट्स वगैरह भी करके अपलोड करूँगा. आई होप इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिए आप उसको यूज़फुल फाइंड कर रहे हैं कि नहीं. साथ अपने ये शुमारा भी अगर आप पकड़ लेंगे तो यू विल एंजॉय इट मोर. ये वाला लाइसेंस ये वाली गुफ्तगू वगैरह और पाकिस्तान लॉ साइट भी अगर आपने खोली हुई है तो शुड बी गुड. सो वंस अगेन आई होप यू एंजॉयड दिस. अपना ज़रूर जजमेंट्स पढ़ें. आप अपने आप को ज़रूर अप टू डेट करें. देखें अगर ख़ुद मैं पढ़ रहा होता तो मैं इतनी देर में प्रॉब्ली आधी तो मैंने पढ़ लिया होता. हेड नोट्स भी देख लिए होते. वैसे भी आई वुड हैव गॉन थ्रू रियली रियली क्विकली. लेकिन चूंकि आपके साथ कर रहा हूँ और आहिस्ता कर रहा हूँ तो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग दिस स्लो. आप जब अपना खुद इस तरीके से बैठ के करेंगे इससे कम टाइम के अंदर इंशाल्लाह आई एम होपिंग. और अगर आपके स्किल्स इस तरीके से अच्छे वगैरह हुए तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है. ये करेंगे तो आप पढ़ना सीखेंगे और इन्हीं से आपको और अपने मुकदमों के लिए नुक्ते मिलेंगे. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस. फीडबैक वो ज़रूर दीजिएगा. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके बारे में मुझे प्लीज़ अपडेट करते रहिए कि ये वाला इस नौइयत का इस अंदाज के अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो वो अच्छी है या आपको पसंद आती है कि नहीं. थैंक यू.